अस्सलामुअलैकुम। आज का चैप्टर है कमर जहाँ का लिखा हुआ कटी हुई शाख, जो एक अफसाना है। सबसे पहले कमर जहाँ के बारे में जान लें। कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज गाँव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। गांव का नाम जान लें, बुज़ुर्ग द्वार में 1951 या 52 में कमर जहाँ की पैदाइश हुई। इसी गांव को इनका आबाई वतन समझना चाहिए। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गईं। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। उर्दू में आपने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया और यहीं तालिब इल्मी के ज़माने से ही 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू किया। अब देखते हैं 1951 या 52 में उनकी पैदाइश हुई है, यानी सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र से ही उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया था। आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह 9 पटना में 1966 में शाये हुई थी। सुंदरवती महिला भागलपुर कॉलेज के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया। सुंदरवती महिला भागलपुर में है, जहां से आपने तदरीसी करियर यानी पढ़ाई लिखाई यानी दूसरों को पढ़ाने का काम शुरू किया। तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक पहुंची और सदर का ओहदा संभाला। आपके कई मज़ामीन तनक़ीदी मज़ामीन शाये हो चुके हैं। कमर जहाँ की तसानीफ़ के बारे में बात करते हैं तो चारागर, अजनबी चेहरे शाये हो चुके हैं और एक अफसाने मजमूआ यादनगर है, जो भी छपने वाला है। अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी मेयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मुश्किपूरी और हरफ आगही आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ है। कलमी सफ़र अभी जारी है, यानी अभी आप लिख रही हैं। आपका लिखा हुआ अफसाना है कटी हुई शाख। कटी हुई शाख में एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो दौलत की खातिर अपने मुल्क को छोड़ देता है। आपने इस कहानी को पहले भी पढ़ा होगा और देखा होगा। इसमें कहीं भी उसका नाम नहीं, किरदार का नाम नहीं। बिना किरदार के नाम के साथ, बिना किरदार के ही आपने इतनी अच्छी कहानी, इतना अच्छा अफसाना लिख दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें एक लड़के की कहानी है जो अपने मुल्क को छोड़ देता है। जब वो कई साल बाद अपने वतन वापस लौटता है तो उसको सारी चीज़ें नई नई और अछूती मालूम होती हैं। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने की वजह से वो ख़ुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो जाता है और उसको एहसास होता है कि क्या वो सचमुच में अजनबी हो गया है। उसकी शक्ल व शबाहत, लिबास, कुछ हद तक गुफ्तगू में तो वो बदल गया है, क्योंकि बहुत दिनों तक बाहर रहा है, इसलिए उसके अंदर तो तब्दीली आई है। लेकिन क्या वाकई बदल चुका है? उसके अंदरून में, यानी उसके अंदर एक एहसास होता है, एक तोड़फोड़ मची हुई है। वो अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? उसका जहन बार बार किसी सवाल को ढूंढ रहा है। आखिर वो इतने अच्छे लोगों को, इतनी अच्छी सरजमीन को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर इतने अरसे तक बाहर कैसे रह गया? अब वो देखता है, वो मंज़र देखता है। बड़ा सा एक आंगन है, उसमें आम और शरीफे के पेड़ हैं। उसकी बूढ़ी और कमज़ोर माँ है जो पलंग पर पड़ी हुई खांस रही है और अपने अजनबी होते हुए लख्ते जिगर के मलूल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। मलूल यानी उदास चेहरे पर माँ है जो उसको गौर से देख रही है। बेटा जो उदास है, बेटे की उदासी को देखकर उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके दूसरे रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद हैं। सब कुछ यहाँ मौजूद है। उसका मुनहदिम यानी खंडहर होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, मगर वो ख़ुद यहाँ का नहीं रहा। वक्त के लंबे सफ़र ने उसे खुद ही घर में बेगाना कर दिया, यानी वो अपने घर में आया है तो वो उसका घर भी उसका अपना नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल ही गैर बन चुका है। अपनों के बर्ताव में भी तसन्नु यानी बनावट की झलक आ रही है। जो अपने लोग उससे मिल रहे हैं, लग रहा है कि सब लोग बनावटीपन से मिल रहे हैं। वो इस मस्नूई ज़िंदगी से उकता रहा है। उसे तलाश है अपनेपन की, वो अपनेपन की जो वो अपने साथ ले गया था, यानी बरसों पहले उसके साथ जो बर्ताव हुआ करता था, वो वही बर्ताव अपने अंदर फिर ढूंढ रहा है।
उसे वो दिन भी याद आ रहा है जब उसने अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैराबाद कह के एक नई दुनिया की तरफ का सफ़र किया था। उसके दिमाग में एक ही आवाज़ थी, उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, यार अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहे, बाहर निकल के देखो दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम ऊंची डिग्रियाँ इसीलिए हासिल की हैं कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो? उसने विदेशी दोस्त के इस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया। यानी एक विदेशी दोस्त था उसका जिसने उससे कहा था कि तुमने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, बहुत ऊंची तालीम हासिल की है, और क्या तालीम हासिल इसीलिए की है कि तुम अपने ही इलाके में रहो, सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो। तो उसने फैसला किया था कि वो कहीं दूर चला जाएगा, किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा और वहाँ काम करेगा। वो उस मंज़र को नहीं भूला है जब वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी, यानी वो बहुत कुछ सोच रहा था नई दुनिया के बारे में। अपने जहन में ख्याल समा रहा था कि नई दुनिया ऐसी होगी वैसी होगी। उसने अपने नहीफ नातवा माँ, यानी कमज़ोर माँ, बीमार वालिद को भी छोड़ दिया था, और उसे छोड़ने का उसे कोई भी अफसोस नहीं था। बचपन के सारे दोस्त, शनासा, सब उसके लिए अजनबी हो गए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दुनिया जहाँ वो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो दुनिया उसके लिए बिल्कुल बेकार है। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने के प्लेट सजाने आए तो उसे लगा जैसे वो जन्नत के हूरे हैं जो मन्नो सलवा के साथ उसकी मेज़बानी कर रही हैं। लेकिन जब उसने उन्हीं एयर होस्टेस को दूसरों के साथ भी यही रवैया करते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये सब बनावटी चीज़ है। वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर से भी उसी अंदाज से बात कर रही थी। उसे लगा कि ये सब दुनिया है और यहाँ सब बिजनेस के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसे एहसास हुआ कि ये अदाएँ तो जलवाए आम है, यानी सभी के लिए हैं, जो उसने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। खैर, कुछ देर के बाद वो आसमान में उड़ने लगा और फिर वो एक नई दुनिया में खो गया, नई दुनिया में पहुंच गया। नई दुनिया में कुछ दिनों तक उसे बहुत अच्छा लगता रहा, लेकिन एक ही तरह के मंजर, एक ही तरह के शब रोज़, एक ही तरह की दिन रात जब उसके सामने आए तो उसे कहीं न कहीं से ये चीज़ें अब पहले जैसी नहीं लगती। वो एहसास करता कि ये नई दुनिया है, इसमें उसको कुछ नई दिलकशी मिलेगी, लेकिन नहीं, उसके अंदर जो एहसास था वो एहसास दम तोड़ता हुआ महसूस हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वो पिंडोलम की तरह झूलता हुआ हो, यानी वो घड़ी में जो पिंडोलम होता है जो घंटे की आवाज़ देता है, घूमता रहता है, दाहिने बाएं घूमता रहता है। उसे लगा कि बिल्कुल वो भी उसी तरह बिल्कुल मुअल्लक़ हो, न नीचे हो न ऊपर हो, बीच में लटका हुआ हो। अब उसे एहसास हो रहा है तो वो सोचता है कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं है। यहाँ के लोग जो बाहर के लोग होते हैं, विदेश के लोग होते हैं, वो सिर्फ अपने प्रेजेंट को देखते हैं, सिर्फ आज में जीते हैं, कोई अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करता। तो क्या जब तक मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं की जाए तो क्या हाल पुरसकून हो सकता है? यानी जब तक हम फ्यूचर के बारे में बेहतर न सोच लें, फ्यूचर की कोई प्लानिंग न करें, तब तक क्या हमारा हाल बेहतर हो सकता है? वक्त माजी हाल और मुस्तकबिल से इबारत है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी को जोड़ा जाता है तब वक्त होता है। उसे एहसास होता था कि वहाँ बहुत ऐसे चेहरे थे जो महीनों तक अपनी औलाद का चेहरा नहीं देखते थे। वो देखा कि ये दुनिया तो बिल्कुल बनावटी दुनिया है, और वहाँ के रहने वाले तो सारे के सारे बनावटी हैं, यानी सारे के सारे तो मशीनी दौर में गुज़र रहे हैं। सब लोग एक मशीन की तरह हो गए हैं। क्या वाकई ये ज़िंदगी है? उसका एक दोस्त था, उसका नाम था असद। वो अपनी ज़िंदगी की सारी बातें असद से ही शेयर किया करता था। वो असद से बातें करता कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ के लोग इतने हसास क्यों नहीं होते, सभी लोग ऐसा लगता है जैसे रोबोट हो गए हैं। असद कहता कि देखो, ये यहाँ का सिर्फ मसला पेट की आग है। सब लोग पेट की आग को बुझाने के लिए मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग होते जो सारे दिन कड़ी मेहनत करते, जब रात में वो वापस अपने घर आते तो बीवी और बच्चे सबको सोया हुआ पाते, और फिर सुबह सबको सोया हुआ छोड़कर ही अपने कामों में चले जाते।
उनमें अक्सर तो ऐसे होते थे जो हफ्तों तक अपने बच्चों से बात भी नहीं कर पाते थे। बीवी की मुस्कान क्या मानी रखती है, उसका एहसास भी शायद उनकी ज़िंदगी से खो गया था। वो सभी एक मशीन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ये सोचता कि क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसे से मुतमईन हो सकती है। वो यहाँ आकर अच्छी ग़िज़ा खा रहा था, उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशन, कार, वेल फर्निश्ड मकान, सब कुछ उसने हासिल कर लिया था। लेकिन जब रात को वो अपने बिस्तर पर आता तो रातें सिर्फ करवटें बदलते ही गुजर जाती। घर में जब उसकी माँ या किसी पराये का ख़त आता तो वो हफ्तों तक मुज़महिल सा रहता, यानी बेचैन सा रहता। बुरे बाप के इंतकाल की खबर भी मिली तो वो बेचारा जी भर के रो न सका। माँ की अलालत यानी बीमारी की खबर मिली तो वो सिर्फ तड़प कर रह गया। क्या इतनी दूर से अपनी माँ के पास जाया जा सकता है? लेकिन ये क्या, एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे उस नई दुनिया से नफ़रत सी हो गई और उसने फ़ैसला कर लिया कि वो अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव चला जाएगा और बाकी ज़िंदगी अपने गांव के साथ ही गुजार देगा। अब ये सोचकर उसने सारे सामान को बेच दिए। जो घर लाने वाले सामान थे उन सामानों को घर लेकर चलाया। अब जब वो अपने घर आ चुका है तो देख रहा है कि वो सारे के सारे लोग जिनको वो अपने गांव में छोड़ कर गया था वो सब उसके लिए बिल्कुल अजनबी से हो गए हैं। क्योंकि इंसान तभी तक अपना लगता है जब तक अपने साथ रहता है, और उससे अब ऐसा लग रहा है कि घर तो वही है, मंजर वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके सर से ही छत का साया गायब है। ये सिर्फ हल्की फुल्की बातें आपके दरमियान रखी गई। अब कुछ सवाल है। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 में हुई। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो आपने पीछे देखा कि वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िले से है? तो उनका ताल्लुक़ समस्तीपुर से है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो कमर जहाँ के बारे में इन सब चीज़ों का जो जवाब दिया, इसको अगर एक कर दें तो 5 जुमले हो जाएंगे। कमर जहाँ की तसानीफ़ की फ़हरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, जो मैंने पहले कह दिया है। कमर जहाँ की तालीम और तदरीस के बारे में भी बयान कीजिए, जो मैंने सबसे पहले ही कह दिया है। अब कुछ सवाल हैं। उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो यहाँ आप नाम लिख सकते हैं: निगार अज़ीम, प्रेमचंद, कमर जहाँ, सुहेल अज़ीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, और एक और नाम अगर कोई लेना चाहते हैं तो असमत चुगताई का ले सकते हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम का ले सकते हैं, कृष्णचंद का ले सकते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी का ले सकते हैं, सादत हसन मंटू का ले सकते हैं। ऐसे 7-8 नाम हैं जिसमें आपको 5 अफसाना निगारों के नाम चुन लेने हैं। कमर जहाँ के अफसानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। कमर जहाँ के जो अफसाने होते हैं उन अफसानों में महाजिर अदब होता है। महाजिर अदब कहीं पर सवाल भी आएगा। महाजिर अदब उस अदब को कहते हैं। हाँ, तीसरे नंबर पर महाजिर अदब की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं? ये अफसाना इस ज़िमरे में है? मुदल्लल जवाब दीजिए। महाजिर अदब उसे कहते हैं जिस अदब में किसी दूसरे मुल्क के बारे में बात की जाती हो। इस अफसाने में भी वही बात है। इस अफसाने का किरदार है जो अपने मुल्क में रहता है, लेकिन वो अपनी एक बड़ा वक्फ़ा, जो इसकी ज़िंदगी का एक बड़ा वक्फ़ा होता है, वो कहीं दूसरी जगह गुजारता है, किसी दूसरे मुल्क में गुजारता है। इसलिए ये अफसाना भी इसी ज़िमरे में आता है। कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है? कटी हुई शाख इस कहानी का उन्वान इसलिए है कि इस कहानी में देखा गया है कि जो किरदार है वो किरदार अपने दरख्त से अलग हो जाता है, यानी अपने इलाके से अलग हो जाता है, अपने मुल्क से अलग हो जाता है। और जिस तरह कटी हुई शाख वापस अपने दरख्त से नहीं जुड़ सकती है, उसी तरह वो जब वापस आता है, किरदार जब वापस आता है तो वो चाहता है कि वो अपने लोगों से घुल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कहानी के मरकज़ी किरदार की ज़हनी व जज्बाती कैफियत को इख्तिसार में लिखिए। मरकज़ी किरदार जो इसका है उसकी ज़हनी व जज्बाती कैफियत ये है कि वो बेचारा परेशान है। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया उसे सुकून देगी, लेकिन बाहर जाता है, दौलत तो हासिल करता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता है।
और जज्बाती कैफियत तो ये है कि वो देखता है वहाँ कि वहाँ के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मशीनी दौर में गुजर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सभी लोग रोबोट हो चुके हैं। उनको अपनी ज़िंदगी से कोई मकसद नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। वो सभी लोग सिर्फ हाल में जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं, उन्हें अपने फ्यूचर का कोई एहसास नहीं है। ये कहानी, ये अफसाने आज के हुए।